वो मुस्लिम उम्मा में बढ़ जाएगी। और उसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि तालिबान जो कि एक हार्डकोर वहाबी सुन्नी सेक्ट है, और उसने एक शिया मुल्क को सपोर्ट कर दिया है कि आप ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएं। जब सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स ईरान की मिसाइल्स से मुकाबला कर रही थी, समर्थन में अब तालिबान खड़ा है। बहरहाल ये तालिबान का स्टैंड है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान खुल्लम-खुल्ला ईरान के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं कर्नल दानवीर सिंह। जय हिंद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गहरा गया। हालांकि पिछले हफ्ते तक, सैटरडे तक हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। जो ईरान ने कहा था कि हम उनके काउंसलेट पे हमला हुआ था, उसकी जवाबी कार्रवाई देंगे, एस्केलेशन इतना हो जाएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ये जो ईरान और इसराइल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट गहरा गया है, इसको देखते हुए ईरान की उम्मीद है कि जो मुस्लिम उम्मा है और जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से ईरान के समर्थन में आए। और ऐसे में हमने देखा कि तालिबान ने, अफगान तालिबान ने पूरी तरह से ईरान का समर्थन किया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। कहा है कि जो इजराइल है वो जालिम मुल्क है और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जो खुद को उम्मा का हिस्सा बताता है, उन्होंने इजराइल का, ईरान का बिना नाम लिए सिर्फ और सिर्फ पीस की उम्मीद की है। आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की स्थिति कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि डॉलर्स मिलेंगे तो पाकिस्तान इजराइल के लिए भी काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरे मुल्कों के एजेंडा पे काम करता है। देखिए, आप क्या आपने कहते हैं सर? आपने ईरान और इज़राइल के ये जो झगड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट तालिबान का और पाकिस्तान का दिया है, तो पहले तालिबान की बात कर लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तालिबान ने अ, इज़राइल के खिलाफ जो ईरान का एक्शन है, उसका समर्थन किया है, और अ, इज़राइल को ज़ालिम मुल्क बताया है। यहीं पर हमें ये याद रखना चाहिए कि तालिबान जो शिया हैं अफ़गानिस्तान में, उनके खिलाफ एक्शन करता रहा है, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। और ये हैरानकुन बात है कि शिया मुल्क के समर्थन में अब तालिबान खड़ा है। बहरहाल ये तालिबान का स्टैंड है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान खुल्लम-खुल्ला ईरान के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि ईरान एक शिया मुल्क है, और पाकिस्तान की एक शियाओं के खिलाफ एक नीति है, और ये सबको मालूम है। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से हमले भी किए थे, और उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी करी, लेकिन उसके बाद शांत हो गई। अब जब मैं ये शिया वाली बात कर रहा हूँ, तो इसमें काबिले गौर रहेगा इस चीज़ के ऊपर नज़र डालना कि इस ईरान और इज़राइल के इस झड़प में या तसादुम में जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने इज़राइल का साथ दिया है। और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया सुन्नी मुल्क हैं। ख़ास तौर से अगर सऊदी अरेबिया की बात करी जाए और आप मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर मानता है, और ये रिवायत है पाकिस्तान में कि जब भी कोई नया प्रधानमंत्री वहाँ इलेक्ट होता है, तो वो सबसे पहले सऊदी अरेबिया जाता है। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। तो कैसे हो सकता है कि आपका अ, जो रहबर है वो आपके वो ईरान के खिलाफ है, और आप ईरान के समर्थन में स्टेटमेंट दे दें, और वो भी इस स्थिति के अंदर कि आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसों की अगर बात करी जाए, तो चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये बहुत मेजर डोनर्स हैं।
और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था 5 बिलियन यूएस डॉलर सऊदी अरेबिया से हैं, 2 बिलियन यूएस डॉलर आपके यूएई से हैं। तो ऐसी हालात में क्या आपकी वो औकात है कि आप ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएँ? जब सऊदी अरेबिया की एयर फ़ोर्स ईरान की मिसाइल्स से मुकाबला कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर फिर मैं तालिबान का ज़िक्र करूँगा कि तालिबान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने एक हाई स्टैंड ले लिया है रिलिजियोसिटी दिखाते हुए और उसके अंदर मज़हब का एंगल रखते हुए उसने एक स्टैंड ले लिया है। और जो भी स्टैंड है वो उसने अपने हिसाब से लिया है। कम से कम स्टैंड तो लिया है। लेकिन सर पाकिस्तान की अगर बात करें जैसे कि मैंने आपसे कहा और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है और खुद को वो मुस्लिम उम्मा का जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है उसका हिस्सा बताता है। तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो अब तक इज़राइल को मान्यता ना देने वाला पाकिस्तान अचानक से इज़राइल के समर्थन में खड़ा हो जाएगा या फिर आपने खुलकर भी नहीं कहा है कि जो कुछ भी इज़राइल कर रहा है या मुसलमानों पर हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी तो सारे पूरे दिन फ़लस्तीन, फ़लस्तीन करते हैं और इज़राइल को गाली देते हैं। तो अब जबकि पाकिस्तान उसके एकदम विपरीत जाकर ये स्टैंड लेगा, तो जो मोरालिटी है वो कहाँ जाएगी? वैसे मोरालिटी एंड पाकिस्तान एक साथ चलता नहीं है। ये बिल्कुल कतई नहीं चलता है, ये दोनों विरोधाभासी भाषी शब्द हैं। कोई मोरालिटी नहीं है, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है कि अ, उन्होंने अभी अ, ज़कात लेके आए हैं सऊदी अरेबिया से दोबारा लेने जाना है। तो वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो सऊदी अरेबिया और सुन्नी वर्ल्ड जो है स्पेशली अरेबियन पेनिनसुला उसके मफाद में ना हो। तो अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है, तो याद रहे कि ये सारे मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएँगे। और चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे जॉर्डन हो, इनफैक्ट जॉर्डन और यूएई के तो ताल्लुक इज़राइल के साथ नॉर्मल हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर जॉर्डन के साथ हैं शायद या तो यूएई के साथ तो हैं ही हैं और बिहाइंड द डोर्स सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इस एक्शन ने बिल्कुल दिखा दिया है कि सऊदी अरेबिया ने इज़राइल की हेल्प करी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे ये मान के चलें कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ खड़ा हुआ। तो इसको अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे समझें कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ खड़ा हुआ है, ना कि वो इज़राइल के साथ। उसको आप इज़राइल को हटा के और इन दोनों मुल्कों को बीच में रखें तो आपको पाकिस्तान की चुप्पी और पाकिस्तान का न्यूट्रल स्टैंड समझ में आएगा। लेकिन सर जो पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो शहबाज सरकार का स्टेटमेंट है इज़राइल-ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे, उसको उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि ये बहुत कमज़ोर स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सीरिया में हुआ या जो मुसलमानों के साथ गाज़ा में हो रहा है, उस सब का उन्होंने कुछ ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ सीधे शांति की अपील की है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात एक और मैं आपसे इम्पोर्टेंट सवाल करूँगी। पहले मैं इस पे आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज़ क्योंकि आधिकारिक नहीं है, वो तो पर्सनल इंडिविजुअल व्यूज़ हैं, तो वो व्यूज़ हो सकते हैं। हुँ। और पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो व्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को भी रेलेवेंट रहना है, तो अगर वो पॉपुलर सेंटिमेंट्स के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे चलेगा काम? और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स पे भी मुझे सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो किस तरीके के एक्सपर्ट हैं भी कि नहीं? तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। बहरहाल तो ये सिचुएशन है और जो शहबाज शरीफ की जो पॉइंट है उसके अंदर एक और एस्पेक्ट भी है जो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। देखिए आईएमएफ से और भी लोन लेना है, आईएमएफ से और भी आपने कार्रवाई करनी है और ये याद रहे कि दुनिया की जो बैंकिंग है, जो वर्ल्ड बैंकिंग है, उसके जो सरबराह हैं, जो उसके जो मौजूद है। करता है बिहाइंड द स्क्रीन वो सारे के सारे यहूदी हैं और तो इसका भी ख्याल पाकिस्तान को है। अ, देखिए नारे लगाना और जज़्बात में इज़राइल का झंडा खा जाना, ये अलग चीज़ है और
हकीकी तौर पर कोई इस तरीके की कार्रवाई करना जहाँ पर आप कहीं और नज़र आएँ, वो दूसरी चीज़ है क्योंकि उससे आपके जो आपको जो दान मिलता है उस पे फ़र्क पड़ेगा और अगर उस पे फ़र्क पड़ेगा तो अवाम पे फ़र्क पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्टेड होंगी। तो ये एस्पेक्ट प्रैक्टिकल साइड ऑफ द सिचुएशन है। लेकिन सर अगर हम इस पूरे ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें या फिर इज़राइल पैलेस्टीन जो मुद्दा है इतने वर्षों से चल रहा है और आज तक इस पर कोई भी हमने इस पे हल निकलता हुआ नहीं देखा। लेकिन जब भी ये मसले का हम इसको सामने रखकर देखते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें यूनिटी या एक यकजहत क्यों नहीं नज़र आती इस पे? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत विरोधाभास हैं। आपको ये याद रहे कि ये पहले फ़िलिस्तीन जब यासिर अराफ़ात थे, तो ये सारे के सारे उर्दून में बसा करते थे, कुछ उर्दून में थे, कुछ लेबनान में थे और पाकिस्तान का एक फ़ौज का एक ब्रिगेड वहाँ पर तैनात था दमिश्क में और उसके जो ब्रिगेड कमांडर थे, वो ज़ियाउल हक साहब थे। ये 70 की दहाई की बात हो रही है और उस समय फ़िलिस्तीनियों के उपद्रव और एहतजाज को काबू करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज ने जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में उन पर गोलियाँ बरसाई थी, तसादुम किया था। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि पाकिस्तानी मीडिया उस चीज़ को उस तरीके से हाइलाइट नहीं करता है या कर नहीं सकता है, बट ये एक रियलिटी है। तो आप हर लेवल पर देखिए और फिर बाद में उर्दून से इन सबको निकाल दिया गया, ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि सऊदी अरेबिया ने इन शरणार्थियों को अपने मुल्क में लेने से इनकार कर दिया। आज की ये भी हकीकत है कि मिस्र जो है, वो एक भी शरणार्थी लेने को तैयार नहीं है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को संज्ञान में रखना होगा जब हम ओवरऑल सिचुएशन को समझते हैं, तो क्यों नहीं रखने को तैयार हैं? अगर आप इतने आहत हैं और इतने सेंसिटिव हैं, तो आप इनको शरण दें, आप इनको लुक आफ्टर करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। तो लेकिन जो आप सपोर्ट दिखा रहे हैं जिस किस्म से और जिस किस्म से आप सिचुएशन को और मज़ीद ख़राब करने का प्रयत्न और प्रयास रखते हैं, वो आप करे जा रहे हैं, तो शायद वो इसलिए संभव है कि जो बड़ी ताकतें हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट कर देती हैं इन द लार्जर नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कभी एक पेज पर आ जाएँगे, ये ऐसा मेरे को नहीं मालूम कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। मेरे ख़्याल से तो ऐसा असंभव है। अ, इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन अ, वही है जो इंडिया जिस चीज़ का सपोर्ट करता है कि ये 2 सेपरेट नेशंस होने चाहिए। इज़राइल फॉर ज्यूज़ एंड फिलिस्तीन फॉर पैलेस्टीनियंस और फिलिस्तीनियों के लिए। और इस सॉल्यूशन के अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस चीज़ को मानेंगे? क्योंकि इस चीज़ को मानने का मतलब है कि मिडल ईस्ट स्टेबल हो जाएगा और मिडल ईस्ट अगर स्टेबल हो जाएगा, तो ईरान और जो शिया क्रेसेंट है, जिसको शिया क्रेसेंट बोलते हैं, दैट इज़ आपका ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान। तो जो मिडल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके अंदर ईरान का जो वर्चस्व है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या हाशिए पर आ जाएगा। तो ईरान भी नहीं चाहता कि ये किसी भी हालत में इलाका स्टेबलाइज़ हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े होने का जो पूरा जो एफर्ट है वो ईरान की तरफ से आ रहा है। सऊदी अरेबिया और इन लोगों की तरफ से उस तरीके से नहीं आ रहा जिस तरीके से ईरान की तरफ से आ रहा है। और ये ईरान के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में आता है कि ये इज़राइल के साथ इसी तरीके से तसादुम चलता रहे, इसी तरीके से आपस में झड़पें होती रहें, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो ईरान की जो वैल्यू है वो मुस्लिम उम्मा में बढ़ जाएगी और उसका बेहतरीन उदाहरण ये है कि तालिबान जो कि एक हार्डकोर वहाबी
सुन्नी सेक्ट है और उसने एक शिया मुल्क को सपोर्ट कर दिया है। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से ये पूरी चीज़ शेप अप हो रही है। तो ये पूरी जो झगड़ा है, ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का नहीं है। ये झगड़ा मेरे हिसाब से अपना झंडा फहराने के लिए है कि ईरान का झंडा फहरेगा या सऊदी अरेबिया का फहरेगा। तो फिलहाल ये उसी तरफ दिखता नज़र आ रहा है और अब इज़राइल भी अब इसका जवाब देगा और ईरान चाहता है कि इज़राइल इसका जवाब दे। जी। तो ये सूरत-ए-हाल है। लेकिन सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट गहरा रहा है और पश्चिमी जो एशिया है, इसमें पूरा खतरा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हम कहीं न कहीं जो सिचुएशन है, उसको वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं या फिर हम इज़राइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो वेस्टर्न सुपर पावर्स हैं, वो इसको कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं, ये साबित हो चुका है क्योंकि अमेरिका नाकाम साबित रहा है इज़राइल को कंट्रोल करने के लिए या स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे में जो भारत है, क्योंकि हमारा दोनों ही मुल्कों से इनफैक्ट तीनों से कहना चाहिए, अच्छा रिश्ता है। ऐसे में भारत की क्या ज़िम्मेदारी किस तरह से उभर कर आती है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने में या स्थिति को बहाल करने में? देखिए, सबसे पहले हम भारत की स्थिति क्लियर कर देते हैं। भारत जी, के बहुत अच्छे रिश्ते इज़राइल के साथ हैं। भारत का स्टैंड फ़िलिस्तीनियों को लेकर बिल्कुल क्लियर है और फ़िलिस्तीनियों के जो इंसानी हकूक़ हैं या जो उनके दूसरे हकूक़ हैं, उनके साथ भारत खड़ा हुआ है। कई दिहाइयों से खड़ा हुआ है, आज भी उनके साथ है। टेररिज़्म के खिलाफ है भारत और जहाँ तक अरब वर्ल्ड है, उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अरब वर्ल्ड के अंदर चाहे मिस्र की बात कर लें, चाहे आप कुवैत, ओमान, आपका कतर, यूएई, बहरीन, आपका सऊदी अरेबिया, इन सब के साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशनशिप हैं। अगर आप पर्शियन गल्फ के उस तरफ आ जाएँ, जिसको मैं शिया क्रिसेंट कहता हूँ, तो सीरिया, इराक और लेबनान को छोड़ दीजिए, ईरान के साथ हमारे बहुत ज़बरदस्त रिलेशंस हैं और ये रिलेशंस कई सदियों पुराने हैं, कोई आज के रिलेशन नहीं है और हम एक-दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। तो हमारे लिए सिचुएशन बड़ी अजीबो-गरीब हो जाती है, हम किसी भी हालत में, किसी भी पार्टी के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे या तो ट्रेड लिंक्स हैं या हमारा डायस्पोरा वहाँ पर है या हमारे डिफेंस के ताल्लुकात हैं, कहीं पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, कहीं पर कल्चरल रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान को वही स्टांस लेना चाहिए जो हिंदुस्तान ने यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान लिया है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक न्यूट्रैलिटी और अम्न की गुहार लगाना ही हमारे हित में है और हमारे ही हित में नहीं, पूरे इलाके, पूरे खित्ते के हित में अमन और अमान ही हित में है। जी, बिल्कुल, ये एकदम सही बात है और स्पष्ट है कि अगर कुछ भी यहाँ पे एस्केलेशन और ज़्यादा होता है, तो सभी पे, पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, लेकिन भारत के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, उन पे असर पड़ता है। लेकिन सर मैं ये आपसे समझना चाह रही थी कि जिस तरह से हम पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड जो सुपर पावर है, वो इस स्थिति को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही, तो क्या भारत इसको कंट्रोल करने में या स्थिति को बहाल करने में एक बेहतर रोल अदा कर सकता है? भारत से उम्मीद हम कर सकते हैं? क्योंकि भारत इस पोज़ीशन में है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अमेरिका बिल्कुल स्थिति को मैनेज करने में अभी तक फ़िलहाल नाकामयाब रहा है। और जिस तरीके से इज़राइल के अंदर बीबी नेतन्याहू अभी काबिज़ हैं, जो कई अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि ईरान को झगड़े में खींच लिया जाए, जिससे अमेरिका कमोबेश इस झगड़े का हिस्सा बन जाए और ईरान के ऊपर कार्रवाई हो जाए। तो यही बीबी नेतन्याहू की एक दिली तमन्ना थी, वो अ, आयतुल्लाह जी ने उधर से पूरी कर दी है और ये चीज़ अमेरिका बहुत बखूबी समझता है, तो अमेरिका ने ये कह दिया है कि आपके डिफेंस की अगर बात होगी, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ऑफेंस की बात करेंगे, तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे क्योंकि
अगर ये दायरा बड़ा होता है, लड़ाई का दायरा बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा, तो वो अमेरिका का होगा। अमेरिका इस समय पूरी तरह यूरोप के अंदर धँसा हुआ है। यूरोप की सिचुएशन में, उधर साउथ चाइना सी और चीन को लेकर भी स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है। और यहाँ इज़राइल गाज़ा को लेकर जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अमेरिका के अंदर, जैसा हम जानते हैं वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी काफ़ी कमज़ोर है। और इस पूरे खेल में अगर आप ईरान और ये पूरे इलाके को भी बीच में ले लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन अमेरिका के लिए हो जाएगी। तो अ अमेरिका के किसी भी हित में नहीं है कि इज़राइल और ईरान के बीच में कोई इस तरीके का झगड़ा और इस तरीके की कोई लड़ाई हो। तो मेरे को लगता है कि शायद अमेरिका कोशिश तो ख़ैर कर ही रहा है कि शायद अमेरिका प्रिवेल कर पाए इज़राइल को कंट्रोल करने में। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इज़राइल किसी न किसी रूप में जवाब ज़रूर देगा। इनफैक्ट मेरे से किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या इज़राइल ईरान पर हमला करने के लिए सक्षम है? तो मेरा उसके लिए जवाब ये था कि देखिए सक्षम आप जब कह रहे हैं कि हमले के लिए सक्षम है, तो जी हाँ, हमले के लिए बिल्कुल सक्षम है। क्या इज़राइल ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिससे पूरा इलाका मुतासिर है, क्या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल है? तो मेरा जवाब है कि नहीं। उस वो कैपेबिलिटी सिर्फ़ अमेरिका के पास है और वो कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं है, ना सऊदी अरेबिया के पास है, ना इज़राइल के पास है। तो इज़राइल की अगर बात करें, अगर अमेरिका इनकी सपोर्ट नहीं करता है, तो इज़राइल उस तरीके से ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और ये मेरे ख़्याल से पूरे रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि इज़राइल एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इज़राइल एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट है और यहाँ पर अगर आप का जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आपका जो अल्फ़ा स्टेटस है, अपनी सोसाइटी में और अपने इलाके में, वो कहीं न कहीं सवालिया निशान के घेरे में आ जाएगा और ये आप किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो यही चीज़ एप्लीकेबल ईरान को भी है, यही चीज़ एप्लीकेबल इज़राइल को भी है। तो मेरे को लगता है कि इज़राइल किसी न किसी रूप में कार्रवाई ज़रूर करेगा, कल करे या 1 महीने बाद करे या 6 महीने बाद करे, लेकिन करेगा ज़रूर। जी, बिल्कुल और जिस तरह से स्थिति ब बिगड़ रही है और इज़राइल अमेरिका के हाथों से निकल रहा है, ऐसे में आने वाली इलेक्शंस पे ज़रूर असर पड़ेगा, रेजिम चेंज होते देख सकते हैं? अभी तो ट्रम्प का बोलबाला है, अब ट्रम्प साहब का किस तरीके से रहेगा रवैया, वो देखना होगा। वो ट्रम्प का जो पिछली कि सर रेजिम थी, बाइडेन साहब की कोई सुनता ही नहीं है। अब जो भी है लेकिन कम्युनिस्ट तो बाइडेन किस सुनता उनकी। देखिए अमेरिका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुल्क है। वहाँ पे इलेक्शंस फेयर हों इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अमेरिका के अंदर एक डीप स्टेट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझें तो डीप स्टेट ट्रम्प के साथ नहीं है क्योंकि ट्रम्प कहता है कि हम यूक्रेन युद्ध को मिनटों में सुलझा देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये कमाई के स्रोत हैं। इसी तरीके से ट्रम्प जो है पिछली बार वो पूरी तरह सऊदी अरेबिया के पाले में थे और अब्राहम अकॉर्ड उन्हीं ने साइन करवाया था। लेकिन डीप स्टेट ऐसा नहीं चाहता कि पूरा का पूरा कैपिटल हम सऊदी अरेबिया के ऊपर लगा दें और ईरान को निग्लेक्ट करें। ईरान के ऊपर आप देखें कि कितने सालों से ईरान और अमेरिका के आपसी रिश्ते खराब हैं। अमेरिका इराक पर हमला कर सकता है, अमेरिका मन चाहे टाइम और जब मन आए तब सीरिया पे हमला कर सकता है। अफ़गानिस्तान में जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वहाँ जाके उस पे कब्ज़ा करके 20 साल वहाँ पर अपना खेल चला सकता है। तो क्या ईरान की रेजिम को वो तब्दील नहीं कर सकता? बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकता है, हमला भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है।
लेकिन वो नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रम्प जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने। उसकी तरफ से बहुत प्रयास रहेगा कि ट्रम्प प्रेसिडेंट ना बने। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। अ, बट फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि अ, शायद बाइडेन बन जाए, क्योंकि वो बात और है कि उसकी कोई नहीं सुनता है, वो आप कह रही हैं, लेकिन जैसा मैंने हवाला दिया, डीप स्टेट चाहता है कि बाइडेन दोबारा से बने। जी, बिल्कुल और जिस तरह से ये पूरी स्थिति गहरा रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इज़राइल भी मानने वाला नहीं है और आज नहीं सही और वैसे भी कहा गया था कि अब अगले 48 घंटे काफ़ी क्रूशियल हैं। तो देखते हैं आने वाले वक़्त में क्या होता है, लेकिन इज़राइल के पास अगर सैन्य ताकत की बात करें, उनके पास सैनिकों की संख्या की बात करें, काफ़ी बड़ी संख्या में है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है, उनके पास हाइली ट्रेन्ड उनकी आर्मी है, हिज़्बुल्लाह और वो पूरी तरह से इज़राइल को टक्कर देने में सक्षम है। तो स्थिति कहाँ जाएगी ये कहने अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे क्योंकि पहले ही हम यूक्रेन और रशिया वॉर देख रहे हैं जिसका असर पूरी वर्ल्ड पर हुआ है और एक ऐसे में एक और अगर इस तरह की स्थिति उभरती है, तो काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप इस अहम महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। नमस्ते। जय